ऑलराइट देन टैक्स बेनिफिट क्लियर हो गया। रनिंग कॉस्ट मींस कि जो भी रनिंग कॉस्ट इज एक्चुअली द मेंटेनेंस कॉस्ट, कि जो आप एसिड यूज करने के साथ वेयर एंड टेयर के अकॉर्डिंगली या अपडेशन के अकॉर्डिंगली जो भी ऑन गोइंग बेसिस के ऊपर उसके एक्सपेंसेस होंगे, अगर तो वो ऑपरेटिंग लीज है तो फिर जो है वो लेसर बेयर करेगा, क्योंकि ही इज द एक्चुअल एंड रियल ओनर एंड ही विल रिमेन द ओनर इवन आफ्टर द एंडिंग ऑफ लीज एग्रीमेंट। सो इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, ये जो सारा कह लें जो भी इसके ऊपर एक्सपेंसेस आएंगे वो लेसर बेयर करेगा। लेकिन जब हम फाइनेंशियल लीज की बात करेंगे, बिकॉज द ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड बाय द एंड ऑफ लीज एग्रीमेंट, तो वो सारी जिम्मेदारी लेसर की होती है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल में प्रोजेक्टर्स हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप्स नॉर्मली ऑपरेटिंग लीज पे दिए जाते हैं। अब ऐसा क्यों किया जाता है, तो आप ये जरा नोटिस करें कि ऐसी चीजें जो शॉर्ट टर्म पीरियड की लाइफ रखती हैं, या ऐसी चीजें जो अपडेट हो जाती हैं, या ऐसी चीजें जो टेक्नोलॉजिकली टाइम के साथ साथ बहुत जल्दी से रिन्यूअल हो जाता है उनका, वो ऑपरेटिंग लीज उन पे ज्यादा बेहतर रहती है कि आप एक सर्टेन बगैर चीजों को खरीदे आप जस्ट एक सर्टेन टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, उसके रेंटल्स पे करते हैं, और जैसे ही टेक्नोलॉजी अपडेट होती है यू जस्ट चेंज द थिंग एंड यू गेट टू द न्यू टेक्नोलॉजी। तो ये लैपटॉप है या प्रोजेक्टर्स हैं, इस किस्म की जो चीजें हैं ये नॉर्मली टेक्नोलॉजी बेस्ड है, इसलिए ये ऑपरेटिंग लीज ज्यादा प्रिफर्ड होती है। ऑन द अदर साइड व्हेन वी टॉक अबाउट द फाइनेंशियल लीज, तो फाइनेंशियल लीज में जो ऐसी चीजें जो एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक आपको बेनिफिट देती हैं, या जो एक ही पोजीशन में एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक मेंटेन रह सकती हैं, या उनको अपग्रेडेशन करने की जरूरत नहीं है, या टेक्नोलॉजी एकदम से ऑब्सोलीट नहीं हो जाती, चेंज नहीं हो जाती, तो ऐसी चीजें नॉर्मली फाइनेंशियल लीज के ऊपर होती हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, ऑफिसेज हैं। ठीक है, सो इस तरीके से जो लीज की कॉन्सेप्ट की अगर आप बात करें तो दीज वर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द फाइनेंशियल लीज एंड द ऑपरेटिंग लीज। ओके, यहाँ पे अगर इन सारी बातों को अब हम समराइज करें तो ये कोई 5 या 6 डिफरेंसेस हमारे पास निकलते हैं। द फर्स्ट इज ऑनरशिप, कि ऑपरेटिंग लीज में ऑनरशिप लेसर के पास होती है, फाइनेंशियल लीज में डिपेंड करता है, ऑप्शन मौजूद होता है फाइनेंशियल लीज में, लेसी विल डिसाइड वेदर ही विल ऑप्ट द ओनरशिप और नॉट। रिस्क एंड रिवॉर्ड, ऑपरेटिंग लीज में लेसर के पास है बिकॉज एसेट की ऑनरशिप नहीं है लेसी के पास, तो जो भी उससे बेनिफिट होगा या जो भी उसके ऊपर रिस्क होगा इट विल रिमेन विद द लेसर। फाइनेंशियल लीज में इसके ऑपोजिट है, ऑपरेटिंग लीज में लेसी के पास ऑप्शन नहीं होता एसेट खरीदने को, जबकि फाइनेंशियल लीज में ये ऑप्शन मौजूद होता है। एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग लीज में लेसर बेयर करता है, फाइनेंशियल लीज में क्योंकि ऑनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो सकती है तो लेसी बेयर करता है। रनिंग कॉस्ट मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट या एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट सारी ऑपरेटिंग लीज में लेसर बेयर करेगा, फाइनेंशियल लीज में लेसी बेयर करेगा। एंड लास्टली टैक्स बेनिफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग लीज में क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि वो सिर्फ एक्सपेंसेस या रेंटल्स पे कर रहा होता है, उसका एसेट जो है बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट नहीं होता, सो ऑब्वियसली अगर एसेट नहीं है तो उसके अगेंस्ट पे डेप्रिसिएशन भी नहीं होती। जबकि फाइनेंशियल लीज में क्योंकि एसेट ऑन किया जाता है तो एसेट मौजूद होगा तो ऑब्वियसली उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज की जाएगी। एट द एंड ऑफ द लीज एग्रीमेंट, जितने भी साल के लिए वो थी, 5 साल, 6 साल, 10 साल, बाय अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड द लेसी और द लेसर हैव 3 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ये है कि ऑपरेटिंग लीज, या चले फाइनेंशियल लीज के ऑप्शंस की बात करते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि लीज एग्रीमेंट 5 साल के लिए था, 5 साल खत्म हो गए, तो आप उस एसेट को वापस कर दें लेसर को और आपके रेंटल्स खत्म हो जाए। सेकंड ऑप्शन क्या है कि उसको रिन्यू कर लें, मतलब आप 5 साल के लिए आपने किया था, आपको लगता है कि इस एसेट की यूजफुल लाइफ अभी मजीद है या आपको मजीद ज़रूरत है, आप खरीदना नहीं चाहते, तो वो एग्रीमेंट रिन्यू कर लें फॉर फर्दर सम पीरियड एज पर द रिक्वायरमेंट। और जो नया एग्रीमेंट होगा, जो उसके रेंटल्स होंगे, नॉर्मली वो कम होते हैं क्योंकि एक यूजफुल लाइफ जो है वो एसेट की कम हो चुकी होती है। एक नई चीज जब आती है तो उसके रेंटल्स ज्यादा होते हैं, बट इट कैन वेरी। जनरली स्पीकिंग तो वो रेंटल्स कम होते हैं, बट ये भी हो सकता है कि वो एसेट इतना इस हद तक एक्सपेंसिव हो गया है मार्केट में
कि अब अगर वो रिन्यू करेंगे आप एग्रीमेंट, तो लेसर को पता है ये बात कि ये एसेट मजीद एक्सपेंसिव हो गया, जैसे कैपिटल गेन मिल जाता है किसी भी प्रोडक्ट पे, किसी भी एसेट पे, तो ऐसी सूरत में ये रेंटल ज्यादा हो सकते हैं, बट जनरली स्पीकिंग ये कम होते हैं। उसकी वजह ये है कि एसेट यूज हो चुका होता है या पुराना हो चुका होता है। एंड लास्टली, अगर ये दोनों काम नहीं करने तो फिर वो लीज एक्सपायर हो जाएगी। सो फर्स्ट थिंग इज के जो एसेट है वो वापस चला जाएगा लेसर के पास। द सेकेंड थिंग इज कि वो रिन्यू हो सकती है, एंड द थर्ड वन इज कि वो एक्सपायर हो जाएगी। इसके अंदर दो मेजर टर्म्स या आप कह लें स्पेसिफिक टर्म्स यूज होती हैं। द फर्स्ट वन इज फेयर मार्केट वैल्यू एंड द सेकेंड इज रेजिजुअल वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू हम कहते हैं कि एक एसेट की एक वो मार्केट वो पैसे या वो उसकी आप कह लें उसके रिटर्न में रिवॉर्ड जो मार्केट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है। मतलब अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी चीज को बेचता हूँ और वो मार्केट में 1 लाख रुपए की बिकती है, तो उस 1 लाख के करीब करीब ही उसकी एक्चुअल फेयर मार्केट वैल्यू है। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को, कि अगर कोई एसेट लेट से मार्केट में 1 लाख रुपए बिकता है, तो जब लेसर और लेसी, जब फाइनेंशियल लीज की हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर जब एग्रीमेंट होगा और बाय द एंड ऑफ द टाइम, और बाय द एंड ऑफ द एग्रीमेंट, बाय द एंड ऑफ द लीज एग्रीमेंट, अगर लेसी वो शेयर वो जो एसेट है वो खरीदना चाहता है, तो वो, या जब लीज एग्रीमेंट हुआ था शुरू में, उसमें भी जो उस एसेट की एक्चुअल वैल्यू है वो फेयर मार्केट वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि वो जितना मार्केट में बिक सकता है उसके करीब करीब ही वो वैल्यू डिक्लेयर होनी चाहिए, और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंगली रेंटल्स होने चाहिए। तो ये फेयर मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्यों आया? क्योंकि जब हम किसी एसेट को लीज पे देते हैं तो एक साइड उसके जो भी एक्सपेंसेस का, जो भी रेंटल्स दे रही है, ऑब्वियसली वो रेंटल्स एक्सपेंसेस हैं, सो वो क्लेम कर रही है एक्सपेंसेस, और उसकी वजह से उसका नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। ऑन द अदर साइड, जो लेसर है वो अपनी बैलेंस शीट के अंदर एक एसेट को रिफ्लेक्ट कर रहा है और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है। सो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या जो मुख्तलिफ मुल्कों के टैक्स रेवेन्यू अथॉरिटीज है, जैसे पाकिस्तान में एफबीआर है, अमेरिका में आईआरएस है, सो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि एक फेक, क्योंकि दो पार्टीज हैं, लेसर लेसी, दोनों अपने बेनिफिट के लिए लीज को यूज कर रहे थे। एक पार्टी अपने नेट प्रॉफिट को कम करने के लिए, एक पार्टी अपने डेप्रिसिएशन को इंक्रीज करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ऐड किया गया दैट द एसेट जो दिया जाएगा लीज के ऊपर, वो फेयर मार्केट वैल्यू पे दिया जाना चाहिए। ठीक है, सो इसकी जो बेसिक रीजन थी, सो फेयर मार्केट वैल्यू है क्या? कि एक ऐसी वैल्यू जो मार्केट में अगर किसी प्रोडक्ट को, किसी एसेट को बेचा जाए, तो उसके अगेंस्ट जो पैसे मिलने हैं या मिल सकते हैं वो मार्केट के करीब करीब होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट में एक एसेट 1 लाख रुपए का है, जब आप लीज पे दे रहे हैं तो एसेट डिक्लेयर करें जी 40,000 के अकॉर्डिंगली हम लीज रेंटल्स लेंगे। ठीक है, तो ऐसी सूरत में इट शुड बी ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू। एंड देन द रेजिजुअल वैल्यू इज कॉल्ड, कि जब लीज पीरियड खत्म होता है, लेट से कि लीज करवाई गई थी 5 साल के लिए, तो बाय द एंड ऑफ द 5 इयर्स कुछ ना कुछ तो उस एसेट की वैल्यू होगी। जैसे एक एसेट था, मैंने आपको भी फाइनेंशियल लीज में बताया, ऑपरेटिंग लीज में तो ये कहा था ना कि यूजफुल लाइफ से कम जो टाइम पीरियड होता है उस पे लीज किया जाता है नॉर्मली, बट फाइनेंशियल लीज में जितनी यूजफुल लाइफ होती है नॉर्मली उतने ही टाइम पीरियड के लिए अ, उसको लीज किया जाता है। तो रेजिजुअल वैल्यू मींस कि जब वो लीज एग्रीमेंट खत्म होता है, जितने भी साल के लिए लेसर और लेसी के दरमियान एक मुआहदा हुआ था, तो बाय द एंड ऑफ द टाइम, बाय द एंड ऑफ द लीज एग्रीमेंट, कुछ ना कुछ उस एसेट की वैल्यू मौजूद होती है कि अगर आप उसको मार्केट में बेचें तो कुछ पैसे मिल जाएंगे। दैट वैल्यू इज एक्चुअली कॉल्ड रेजिजुअल वैल्यू। ठीक है, तो जब भी फाइनेंशियल लीज की हम बात करें, तो उसके अंदर जब एसेट लीज एग्रीमेंट खत्म होने के बाद जब लेसी उसको खरीदना चाहेगा तो वो एक सर्टेन फेयर मार्केट वैल्यू पे कर सकता है। और इन केस कि वो पे नहीं करता, या इन इन केस लेसी ऑप्ट नहीं करता कि इस एसेट को खरीदा जाए, तो वो एसेट इट विल बी
टेकन बैक बाय द लेसर, सो लेसर उसको रेजिजुअल वैल्यू जो भी कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू बचती है उसको बेच के अपनी मजीद जो पैसे हैं वो ले सकता है मार्केट से. Then, if we talk about the forms of leasing, so basically we have three. ये last दो slides रह गई हैं. Forms of leasing तीन है जो हम आज discuss करेंगे. The first one is sale and lease back, then the direct leasing and leverage leasing. So one by one देखते हैं. The sale and lease back is the sale of an asset with the agreement to immediately lease it back for an extended period of time. ऐसी transaction में एक firm या एक कंपनी किसी एसेट को खरीदती है, सो दैट मींस वो आउटफ्लो करती है अपने जो भी एक्सपेंसेस हैं या जो भी उस एसेट की कॉस्ट थी, वैल्यू थी, और खरीदने के बाद इमीडिएटली उसको लीज कर देती है. ठीक है. या ऑन द अदर साइड सेल के पर्सपेक्टिव से बताता हूं कि एक फर्म ने एक एसेट को बेचा. फॉर एग्जाम्पल, आई एम रनिंग अ फर्म, सो मैंने एक एसेट को, एक बड़े एसेट को सेल किया. तो सेल करने से क्या होगा, उसकी जो प्रोसीड्स हैं, जो पैसे हैं, वो मुझे मिलेंगे. बट आई नीड दैट एसेट. और बेचने के बाद उसी एसेट को फिर से मैंने फॉरेन लीज कर लिया. तो जिसको मैंने बेचा उससे मैंने एग्रीमेंट ही ये किया कि मैं आपको ये सेल करूंगा और उसके बाद आप यही एसेट मुझे लीज पे दे देंगे. ठीक है. सो इस किस्म की लीज को हम कहते हैं सेल एंड लीज बैक. ये वो बुक है जो आपके साथ मैंने शेयर भी की है और जिसके पेजेस भी शेयर किए हैं. सो अंडर अ सेल एंड लीज बैक arrangement, a firm sells an asset to another party and this party lease it back to the firm. अच्छा, ऐसा होता क्यों है? सो बेसिकली द क्वेश्चन कॉन्सेप्ट तो सिंपल है जो आपको यकीनन समझ आ गया होगा. द कॉन्सेप्ट इज कि एक फर्म एक एसेट को बेचती है और क्योंकि उस एसेट की फर्म को जरूरत है, सो इमीडिएटली वो उसको लीज बैक भी कर लेती है. इसी एग्रीमेंट से सेल करती है कि मैं आपको बेचूंगी, आप हमें पैसे देंगे और फिर यही वाला एसेट आप हमें लीज पे दे देंगे. ऐसा होता क्यों है, ये इस पूरे पॉइंट में लिखा हुआ है. दैट यूजुअली द एसेट इज सोल्ड एट अप्रोक्सीमेटली इट्स मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू मैंने आपको बता दिया क्या होती है. द फर्म रिसीव्स द सेल प्राइस इन कैश and the economic use of asset during the basic lease period. In turn, it contracts to make periodical lease payments to give up title to the asset. टाइटल टू द एसेट गिव अप करने का मतलब ये है कि वो एसेट का जो टाइटल था, ओनरशिप थी, वो ट्रांसफर हो गई बिकॉज फर्म ने उसको सेल कर दिया. जब फर्म उसको सेल कर देगी, एसेट निकल जाएगा. एसेट निकलने का फायदा क्या होगा, ये जो आपकी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा. जिसने खरीदा उसको फायदा ये होगा कि उसके एसेट इंक्रीज हो जाएंगे और वही लीज करेगा तो उसे लीज रेंटल्स मिलते रहेंगे. लीज रेंटल का मतलब है इनफ्लो होता रहेगा एक सर्टन टाइम पीरियड के लिए. जब हम फर्म की बात करते हैं तो फर्म को ये फायदा हुआ जिसने वो एसेट बेचा कि उसके एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे. क्यों इंक्रीज होंगे? क्योंकि उसने लीज पे लिया है तो लीज पे रेंटल्स देना पड़ेगा. जब रेंटल्स पे करेंगे तो उसके एक्सपेंसेस ऑब्वियसली बढ़ेंगे. एक्सपेंसेस बढ़ने का मतलब ये है कि उसका नेट प्रॉफिट जो है वो कम होगा और बेसिकली वो टैक्स एडवांटेज लेना चाह रहा है. ठीक हो गया. मैं ये कॉन्सेप्ट को रिपीट कर रहा हूँ. एक फर्म ने किसी पार्टी को एक एसेट बेचा विद एग्रीमेंट के जैसे ही मैं आपको एसेट बेचूंगा आप हमें पैसे देंगे और वही एसेट दोबारा से लीज पे भी देंगे. ठीक है. सो दिस काइंड ऑफ एग्रीमेंट इज सेल एंड लीज बैक. उस पूरी ट्रांजैक्शन का पर्पस क्या था कि बैलेंस शीट लेसर के लिए या जिसने खरीदा एसेट वो अपनी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करे और उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करे. ऑन द अदर साइड जब हम बात करेंगे ऐसे इंडिविजुअल या ऐसी कंपनी या फर्म की जिसने लीज पे लिया है, उसका पर्पस ये था कि हम लीज रेंटल्स पे करें ताकि हमारा जो नेट प्रॉफिट है, जो ऑब्वियसली एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा. सो हम कहीं ना कहीं उस टैक्स बेनिफिट या टैक्स एडवांटेज जो है वो ले सकें.
एक चीज, दूसरी चीज आपको ये आपने यकीनन पढ़ा होगा कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज होती है वो बिल्डिंग पे है या प्लांट एंड मशीनरी पे है या इस किस्म की चीजों पे, लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती। मतलब अगर हम सिर्फ जमीन की बात करें, प्लॉट्स हैं या कोई ऐसी जमीन है जिसके ऊपर कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, सो लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती। यहाँ पे दिस इज एक्चुअली द बिगेस्ट एडवांटेज कि ये एग्रीमेंट क्यों किया जा रहा है सेल एंड लीज बैक, हम सेल करेंगे और बाद में उसी एसेट को लीज कर लेंगे। जब रेंटल्स पे होंगे, फॉर एग्जांपल एक फर्म थी, उसने एक फैक्ट्री जिसके अंदर लैंड मौजूद थी, वो एसेट बेचा। अगर ना बेचा होता तो उसके लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो सकती थी। लेकिन जब वो एसेट बेच दिया तो पैसे भी मिल गए, प्लस उसी एसेट को लीज पे ले लिया। लीज पे लेने की वजह से रेंटल पे करने पड़ेंगे। अब उस रेंटल्स के अंदर लैंड के एक्सपेंसेस भी शामिल है, मतलब लैंड क्योंकि यूज हो रही है तो जो भी लीज पे दे रहा है वो ऑब्वियसली उसको चार्ज करेगा, और बिल्डिंग के ऊपर भी ऑब्वियसली उसके भी कुछ चार्ज करेगा। तो जिसने लीज पे लिया है, अगर वो एसेट खुद एक्वायर कर लेता तो लैंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज ना होती। लेकिन उसने बेच के लीज पे ले लिया, लीज रेंटल्स पे करने पड़े हैं, और लीज रेंटल्स को वो अपनी इनकम में से माइनस कर रहा है एज एन एक्सपेंस। तो एक्चुअली वो एक एडिशनल एक्सपेंस को एंजॉय कर रहा है जिसकी वजह से वो टैक्स बेनिफिट गेन करेगा। दिस इज अ ट्रिकी काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। अगर इसकी समझ आ गई है तो दैट्स फाइन, अगर नहीं समझ आई तो दोबारा मुझे बता दें, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। सो ये सेल एंड लीज बैक जो बेसिकली है, दैट इज ओनली टू गेट द टैक्स एडवांटेज कि आप अपने ही एसेट को पहले बेच देते हैं। इसलिए बेच देते हैं, जैसे लैंड एक एग्जांपल है, कि उस जमीन के ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते थे, सो आप एक्सपेंस जनरेट नहीं कर सकते थे कि आपका प्रॉफिट कम हो जाए। तो आपने क्या किया, उसको बेच दिया, पैसे तो जितने का खरीदा था बेच दिया, पैसे तो वापस आ गए, और फिर उसको लीज पे ले लिया। लीज पे लेने की वजह से अब आपको रेंटल्स पे करने पड़ेंगे, कि एक्सपेंस पे करना पड़ेगा, और वो एक्सपेंस जब आप पे करेंगे उसको आप अपनी इनकम स्टेटमेंट में से एक्सपेंस के तौर पे माइनस करेंगे, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि आपकी नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा और आपको टैक्स एडवांटेज मिल जाएगा कि टैक्स कम पे करना पड़ेगा। ठीक है जी। देन द सेकंड फॉर्म वाज डायरेक्ट लीजिंग। डायरेक्ट लीजिंग एक्चुअली सेम लीजिंग ही है, द ओनली डिफरेंस इज के जो जिससे लीज ली जाती है या जिससे एसेट लिया जाता है वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे कंप्यूटर लीज पे लेने हैं तो एक ऑप्शन ये है कि मैं मार्केट में से किसी वेंडर से ले लूं। हुआ तो प्रोसेस क्या हुआ होगा, कोई वेंडर है या कोई शॉपकीपर है या कोई ऑनर है किसी दुकान का, उसने पहले एक कंपनी से खरीदने हैं, माइक्रो आईबीएम से या डेल से या एचपी से, और फिर उसके बाद लीज देना है। बट एक सिनेरियो ये है कि डायरेक्टली मैं दरमियान में से शॉपकीपर को निकालूं और मैं डायरेक्टली उस कंपनी से लीज ले लूं, आईबीएम से या एचपी से या डेल से। So in case a firm gets asset directly from the manufacturer or the company, that kind of leasing is called direct leasing. And lastly, leveraged leasing। आपकी बेटा नेक्स्ट क्लास है अभी 9:30 पे? खत्म कर देता हूँ। वन ऑप्शन वाज टू एंड दिस लेक्चर, लेकिन थोड़ा सा है तो चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं। लेवरेज लीजिंग इज लास्टली, इसके अंदर जस्ट एक माइनर सा डिफरेंस आता है कि अगर कोई बहुत बड़ा एसेट है, मतलब जैसे एयरक्राफ्ट है, जैसे कोई ऐसी प्लांट एंड मशीनरी है विच कॉस्ट बिलियंस ऑफ रुपीज, तो ऐसी सूरत में एक इंडिविजुअल या एक फर्म उस एसेट को पूरा एक्वायर नहीं कर पाती या खरीद नहीं पाती। ठीक है, क्योंकि एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, एक छोटा एसेट है तो वो तो एक कोई भी फर्म खरीद सकती है और उसके बाद उसको लीज पे दे सकती है। लेकिन जब हम एयरक्राफ्ट की बात करते हैं या एक बड़ी एक्सपेंसेस की बात करते हैं किसी भी एसेट को खरीदने के लिए, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ पार्टिसिपेशन खुद कर ली जाए। मतलब जो भी, लेट्स से एक एयरक्राफ्ट है जो 10 बिलियन का है,
तो उस 10 बिलियन की एक सर्टन परसेंटेज, लेट्स से 20%, 2 बिलियन एक कंपनी अपना लगा ले और बाकी 8 बिलियन कहीं से लोन ले ले, ठीक है, और फिर मिलके वो पूरा 10 बिलियन बनेगा जिससे वो एसेट खरीदना है। सो बेसिकली लेवरेज लीजिंग इससे रिलेटेड है। तीन पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। एक, लेसर। लेसर कौन है? जो ऑनर है या जो इक्विटी पार्टिसिपेट कर रहा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टोटल 10 बिलियन में से जो 2 बिलियन अपने पास से लगा रहा है उस एसेट को खरीदने के लिए, दैट इज द इक्विटी पार्टिसिपेंट। एक पार्टी, लेसी। लेसी, ये अब आपको पता है कि जो लीज पे ले रही है एसेट को। एक, लेसर, जिसने इक्विटी पार्टिसिपेट की। एंड द थर्ड वन इज द लेंडर, कि जो 8 बिलियन फाइनेंस कर रहा है या जिससे कर्जा लिया जा रहा है उसको हम कहते हैं द लेंडर। सो लेवरेज लीजिंग क्या है? बेसिकली एक ऐसी लीजिंग या एक ऐसी फाइनेंसिंग एग्रीमेंट जिसके अंदर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, वो लीज पे ली जाती है। सो जो लीज पे लेता है उसे लेसी कहते हैं। जो ऑनर होता है, क्योंकि उसके पास खुद इतना बड़ा एक्सपेंस या इतना बड़ा एसेट खरीदने के लिए पैसे मौजूद नहीं है, तो वो कुछ पैसा अपने पास से मिलाता है जिसे हम इक्विटी कहते हैं। सो इक्विटी पार्टिसिपेंट या लेसर एक ही बात है। और बाकी जो रिमेनिंग पैसे हैं उस एसेट को खरीदने के लिए वो किसी फर्म से फाइनेंसिंग या उधार या लोन ले लेता है। और ऑब्वियसली लोन के ऊपर कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो ये सारा एग्रीमेंट जो है इसे हम लेवरेज्ड लीजिंग कहते हैं। ठीक है। सो फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द लेसी देयर इज नो डिफरेंस। लेसी का क्या काम है? लेसी ने उस एसेट को यूज करना है और उसके ऊपर रेंटल्स पे करने हैं। सो लेसी विल रिमेन द सेम। डिफरेंस कहाँ पे आएगा? जो लेसर है, कि लेसर पहले होता था वो कंप्लीट ऑनर के साथ उसके जितनी भी एक्सपेंसेस या जितना भी उसने पे किसी एसेट को एक्वायर करने के लिए पैसे लगाए होते थे वो सारे एक ही इंडिविजुअल या फर्म बेयर करती थी। बट हेयर इन लेवरेज लीजिंग उसकी एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो लेसर ने बेयर की है या एक्सपेंस किया है, और बाकी जो पैसे हैं वो एक थर्ड पार्टी फाइनेंस कर रही है, कर्जा दे रही है, डेट दे रही है, जिसके ऊपर ऑब्वियसली वो इंटरेस्ट लेगी। सो ये एक माइनर सा डिफरेंस होगा। तो अगर हम लेसर के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये तीन माइनर से पॉइंट्स हैं जो वो अपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की यहाँ पे बात आती है कि वो कैसे उसके कैश फ्लो कैसे इम्पैक्ट होगा। पहला ये है अ कैश आउटफ्लो एट द टाइम ऑफ द एसेट इज एक्वायर्ड, which represents the lesser's equity participation. So let's say एक एसेट 10 बिलियन का है और 10 बिलियन में से वो उसकी इक्विटी या उसका पोर्शन या जो वो अपने पास से लगा रहा है दैट इज 2 बिलियन। तो ये 2 बिलियन उसका आउटफ्लो होगा। आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट यकीनन पढ़ी होगी अकाउंटिंग में। तो जब हम कैश आउटफ्लो की बात करते हैं तो इसका मतलब है उसका एक्सपेंस हुआ या उसे कैश पे करना पड़ा या जो नेट कैश का इम्पैक्ट आता था वो आउटफ्लो का आता था। सो लेवरेज लीजिंग में तीन किस्म के इम्पैक्ट आएंगे। पहला इम्पैक्ट ये है कि जो इक्विटी पार्टिसिपेंट है या जो लेसर है या जो एसेट को खरीद रहा है उसने जितना पे किया है दैट विल बी ट्रीटेड एज द आउटफ्लो व्हेन ही विल पे टू बाय द एसेट। सेकंड, a period of cash inflow represented by lease payments and tax benefit less payments on the debt. सो ये क्या है? सेकंड इम्पैक्ट क्या आएगा उसका, कि जब वो लीज पे देगा, ये लेसर की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली उसको कुछ ना कुछ लीज रेंटल्स मिलेंगे और वो जो भी उसको टैक्स बेनिफिट होगा। सो एक साइड, दैट इज द प्लस साइड, मतलब इनफ्लो हो रहा है कैश का, कि एक चीज उसको मिल रही है लीज रेंटल की सूरत में या टैक्स एडवांटेज उसको मिल रहा है कहीं ना कहीं, ये प्लस साइड है। माइनस वो चीजें जो वो पे कर रहा है डेट की वजह से। रिमेंबर 10 बिलियन उसका सारा अपना नहीं है, 2 बिलियन उसने लगाया हुआ है और 8 बिलियन उसने कहीं ना कहीं से फाइनेंसिंग ली हुई है। तो वो फाइनेंसिंग लेने का मतलब ये है उसे कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पे करना पड़ा है। सो सेकंड इम्पैक्ट क्या आएगा? एक साइड पे चीजें इनफ्लो हो रहा होगा। इनफ्लो क्या हो रहा है? लीज रेंटल इनफ्लो हो रहे हैं या कोई टैक्स का बेनिफिट जो है वो इनफ्लो हो रहा है। लेकिन उसके साथ आउटफ्लो क्या हो रहा है? उससे वो 8 बिलियन जो उसने फाइनेंसिंग ली थी, लोन लिया था, उसके ऊपर एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ रहे हैं, इंटरेस्ट बेयर करना पड़ रहा है। सो अगर लीज रेंटल और टैक्स एडवांटेज ज्यादा है तो इनफ्लो हो जाएगा, और अगर लीज रेंटल कम है उसके इंटरेस्ट जो वो दे रहा है उससे, तो ये एक्चुअली ये भी आउटफ्लो हो जाएगा।
And lastly, a period of net cash flow during a net during which the sum of lease payment and tax benefit fall below द डेट रीपेमेंट। ये अभी जो सेकंड पॉइंट में मैंने आपको क्लियर किया कि अगर तो उसके लीज रेंटल्स या उसको जो टैक्स एडवांटेज हो रहा है वो ज्यादा है इसकी निस्बत जितना वो इंटरेस्ट की मद में पे कर रहा है, तो फिर तो ये इनफ्लो है। लेकिन अगर उसके उल्टा है कि उसका आउटफ्लो ज्यादा हो गया क्योंकि उसको इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ रहा है और लीज रेंटल कम है, तो ऐसी सूरत में इसको हम आउटफ्लो ट्रीट करेंगे। ठीक है। एंड लास्टली, इन केस के जब वो लीज एग्रीमेंट खत्म होता है और लेसी उसको वो फाइनेंशियल लीज नहीं थी या लेसी उसको ऑन नहीं करता, तो ऐसी सूरत में जो भी उसकी रेजिजुअल वैल्यू है, रेजिजुअल वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि एक लीज पीरियड खत्म होने के एंड पे वो पैसे जिस जो मार्केट में वो चीज जितने की बिक सकती है, सो ऑब्वियसली वो लेसर के पास होगी, लेसर जब उसे बेचेगा तो कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे, वो पैसे उसका इनफ्लो होगा। सो ये इम्पैक्ट आता है लेवरेज्ड लीजिंग में। ठीक है जी, यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो क्विकली पूछ लें बिकॉज यू हैव अ क्लास आफ्टरवर्ड्स, और अगर नहीं है तो इसको पढ़ जरूर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसको डिस्कस कर सकें और फिर उसके बाद आगे मूव करेंगे।